अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। वेलकम बैक टू माई चैनल SW एजुकेशन। आज हम करने जा रहे हैं डैफोडिल्स की एक्सरसाइज को। डैफोडिल्स की समरी को मैं पहले अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, ठीक है। आज हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से मैं आपको समझाऊंगी ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट साथ साथ क्लियर होते जाएं, ठीक है। और ये वाली जो एक्सरसाइज है वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सी ऐसी टर्म्स हैं जैसे सिमली, मेटाफोर, पर्सोनिफिकेशन वगैरह, इस तरह की बहुत सी टर्म्स है जो कि पेपर में MCQs की फॉर्म में ज़रूर पूछी जाएंगी, ठीक है। तो अगर हम कहें कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है इस बुक की, ठीक है, बोर्ड के पेपर के व्यू पॉइंट से, तो ये कहना गलत नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके MCQs देखते हैं। बी पार्ट है इसके एक्सरसाइज का। व्हाट इज द प्राइमरी थीम ऑफ द पोइम डैफोडिल्स, ठीक है। सबसे पहले इसके जो सिंपल MCQs आए हैं पोइम में से उनको देखते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम आएंगे इसके ग्रामर पार्ट पर, ठीक है। तो जो प्राइमरी थीम है हमने पढ़ा था समरी में भी, द ब्यूटी ऑफ नेचर है, ठीक है। टू विच नेचुरल एलिमेंट डज द पोइट कंपेयर हिमसेल्फ इन द बिगिनिंग ऑफ द पोइम, ठीक है। पोइट ने अपने आप को किस चीज के कंपेयर किया है शुरू में, पोइम के शुरू में? तो उसने अपने आप को एक क्लाउड, एक बादल से उसने अपने आप को तशबीह दी है, ठीक है, कंपेयर किया है। वेयर डज द पोइट सी द डैफोडिल्स, डैफोडिल्स पोइट ने कहाँ देखे जी? बिसाइड्स अ लेक, ठीक है। उसके बाद हाउ डज द पोइट डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ द डैफोडिल्स, पोइट ने, शायर ने जो डैफोडिल्स की हरकत है उसको किसके साथ तशबीह दी है, कैसे उसने बयान किया है? फ्लटरिंग एंड डांसिंग, ठीक है। वो फ्लटर फड़फड़ाते हैं परिंदों की तरह, डांस करते हैं ह्यूमंस की तरह, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। टू व्हाट डज द पोइट कंपेयर द डैफोडिल्स इन टर्म्स ऑफ देयर कॉन्टिन्यूस स्ट्रेच, ठीक है। कॉन्टिन्यूस स्ट्रेच यानी कि उनके लगातार फैले हुए होने से उसने किस चीज को तशबीह दी है, ठीक है, डैफोडिल्स को। तो उसने किससे तशबीह दी है जी? स्टारी नाइट से। किस तरह एक स्टारी नाइट, एक सितारों भरी जब रात को हम देखते हैं तो आसमान पर हर तरफ सितारे ही नजर आते हैं, इस तरह डैफोडिल्स को हर तरफ, पोइट को हर तरफ डैफोडिल्स ही नजर आ रहे होते हैं, ठीक है। हाउ मैनी डैफोडिल्स डज द पोइट एस्टिमेट ही सा एट अ ग्लांस, ठीक है। जो पोइट है उसने एक नजर में कितने देखे डैफोडिल्स, उसने कितने देखे जी? उसने कैसे उसको एग्जैजुरेट किया है? उसने हाइपरबोल का यूज किया है, ठीक है। हाइपरबोल हम आगे पढ़ेंगे तो समझ आएगी आपको कि बात को बढ़ा चढ़ाकर बयान करना, हद से ज्यादा किसी चीज की तारीफ करना, उसको बोलते हैं हाइपरबोल, ठीक है। टेंस ऑफ थाउजेंड्स, ठीक है। विच वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब्स द पोइट्स इनिशियल फीलिंग बिफोर ही सीज द डैफोडिल्स, जो पोइट की फीलिंग्स है शुरू में उसने किस तरह अपने आप को बयान किया है, ठीक है, कि वो किस सिचुएशन में है जी? लोनली फील कर रहा है वो, ठीक है। पोइट खुद को तन्हा महसूस कर रहा है। व्हाट इफेक्ट डू द डैफोडिल्स हैव ऑन द पोइट्स मूड व्हेन ही लेटर रिकॉल्स देम, ठीक है। तो इसका आंसर है जी दे ब्रिंग हिम जॉय। कहते हैं जब पोइट डैफोडिल्स को बाद में याद करता है, ठीक है, तो उसको कैसा महसूस होता है? तो वो डैफोडिल्स की याद से खुशी महसूस करता है, ठीक है। व्हाट फ्रेज डज द पोइट यूज टू डिस्क्राइब हिज रिफ्लेक्टिव मूवमेंट्स अबाउट द डैफोडिल्स, ठीक है। तो वो उस मूवमेंट्स में वो उसका मूड कैसा होता है जब वो डैफोडिल्स के पास गया या उसके बाद उसने उसके बारे में सोचा, ठीक है। इन अ चीयरफुल मूड, ठीक है, वो चीयरफुल मूड में उनको याद भी करता है और देखता भी है, ठीक है। चीयरफुल मूड का मतलब होता है खुशी भरा जो मूड होता है, मजाज, खुश मजाज, ठीक है। विच लाइन फ्रॉम द पोइम बेस्ट कन्वेज द लास्टिंग इम्पैक्ट ऑफ द डैफोडिल्स ऑन द पोइट, ठीक है। इसका आंसर है जी एंड देन माई हार्ट विद प्लेयर्स फिल, ठीक है। यहाँ पर कह रहे हैं कि ऐसा कौन सा लास्टिंग इम्पैक्ट है जो कि डैफोडिल्स ने पोइट पर छोड़ा, ठीक है, क्या असर किया उसने? तो शायर इसको इस तरह बयान करता है कि डैफोडिल्स ने मेरे दिल को खुशी से भर दिया है, ठीक है, ये वाला जी। एंड देन माई हार्ट विद प्लेयर फिल्स, ठीक है, डैफोडिल्स ने मेरे दिल को खुशी से भर दिया है। ओके जी, एक्सरसाइज को समझने के लिए यहाँ पर मैंने जो मार्क किए हैं 3 ऐसे वर्ड्स हैं, आपने इनको गौर से देखना है और मेरी बात को समझना है, ठीक है। इनकी डेफिनेशन याद नहीं करनी, बस आपने समझ लेना है कि ये क्या है, क्योंकि इसके बारे में आगे बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज में दिया गया है, ठीक है। बहुत से टॉपिक्स हैं इसमें, ठीक है। डिनोटेटिव
या डिनोटेशन का क्या मतलब होता है? डिनोटेशन का मतलब है जी द लिटरल और प्राइमरी मीनिंग ऑफ अ वर्ड। किसी भी वर्ड के जो लफ्जी मतलब होता है, जो कि हम डिक्शनरी से निकालते हैं या हम गूगल पर सर्च करते हैं किसी लफ्ज़ का मतलब, तो जो आता है वो होता है इसका लिटरल या प्राइमरी, बुनियादी उसका जो मतलब होता है वो होता है, ठीक है, डिनोटेशन या डिनोटेटिव मीनिंग होता है, ठीक है। जो उसका डिक्शनरी डेफिनेशन होती है या उसका जो बुनियादी वर्ड का जो मतलब होता है उसको हम कहते हैं डिनोटेशन। और कनोटेशन का मतलब होता है द आइडियाज आर फीलिंग्स दैट अ वर्ड इन्वोक्स इन एडिशन टू इट्स लिटरल और प्राइमरी मीनिंग। और कनोटेशन का मतलब होता है कि उसके लफ्जी मतलब के अलावा जब हम किसी वर्ड को देखते हैं तो उसके मुख्तलिफ मफ़हूम निकलते हैं, ठीक है। उनके एक ही वर्ड होगा जिसका लफ्जी मतलब दोनों के सेम होंगे, ठीक है, लेकिन अगर हम उनको कॉनोटेटिव लिहाज से देखेंगे तो वो ही वर्ड दूसरी जगह पर मुख्तलिफ किस्म की फीलिंग्स को सामने ला रहा होगा और मुख्तलिफ किस्म के आइडियाज़ को जो रीडर है उसके जहन में प्रोड्यूस कर रहा होगा, ठीक है। जब हम आगे इसकी एग्जांपल देखते हैं आपको सही समझ आएगी। एक न्यू वर्ड है आपके लिए, नुआंस। नुआंस रेफर्स टू अ सबल और स्लाइट डिफरेंस इन मीनिंग, एक्सप्रेशन, टोन। ये भी इसी तरह का वर्ड है। नुआंस का मतलब होता है कि एक ही वर्ड जो मुख्तलिफ तरह के वो मीनिंग देता है, ठीक है, अपने कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से, जिस जगह वो यूज़ किया गया है उसके लिहाज से स्लाइट सा डिफरेंस होगा, लेकिन डिफरेंस ज़रूर मौजूद होगा। डिफरेंस कैसे पता चलेगा? एक्सप्रेशन से, टोन से और फीलिंग से, जो कि उस वर्ड ने रीडर के जहन में क्रिएट की है, ठीक है। ये एक लफ्ज़ हो गया जी डिनोटेशन। डिनोटेशन का मतलब क्या है जी? उसका जो लफ्जी मतलब है। कॉनोटेशन मतलब मफहूम, जो कि एक वर्ड एक से ज़्यादा मफहूम भी दे सकता है। और नुआंस का मतलब ये होता है कि एक वर्ड के मुख्तलिफ मीनिंग, ठीक है। चले जी, अब हम इसकी एग्जाम्पल देख रहे हैं तो आपको डिनोटेटिव मीनिंग और कनोटेटिव मीनिंग की सही समझ आएगी। लोनली क्या है जी? एक वर्ड है जिसका मतलब होता है तन्हाई, ठीक है। इसका डिनोटेटिव मीनिंग क्या है? बीइंग विदाउट कंपनी, ठीक है, कि कंपनी के बगैर होना, आइसोलेटेड यानी कि तन्हा होना, ठीक है। और कॉनोटेटिव मीनिंग क्या है? ऑफन कैरीज अ नेगेटिव कॉनोटेशन। ये जो लोनली है ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, ठीक है, कि यानी कि अगर कोई बंदा तन्हा है तो वो उदास है, परेशान है, ठीक है। इम्प्लाइंग सैडनेस, ठीक है, डेजोलेशन एंड सेंस ऑफ अबंडनमेंट, ठीक है, यानी तन्हाई का एहसास देता है, वो भी दुख भरी तन्हाई, ठीक है। लेकिन सॉलिटरी का मतलब भी तन्हाई है, लोनली भी तन्हाई, लेकिन और सॉलिटरी का मतलब भी तन्हाई, लेकिन ये जो है ये पॉजिटिव इफेक्ट देता है कि कोई इंसान तन्हा है तो वो अपनी तन्हाई से खुश है, ठीक है, वो अपनी तन्हाई को एक प्रोडक्टिव वे में यूज कर रहा है, वो उससे फायदा उठा रहा है, ठीक है। अब आप देख लें कि लोनली और सॉलिटरी का मतलब तन्हाई है, लेकिन डिनोटेटिव जो मीनिंग है दोनों के सेम है, लेकिन कनोटेटिव जो मीनिंग है वो डिफरेंट है, ठीक है। ये वाला जो है ये तन्हाई में सैडनेस आ गई, लेकिन ये वाला जब सॉलिटरी हम आगे पढ़ते हैं तो पता चलेगा ये एक एक्साइटिंग अलोन है, यानी कि खुशी भरा लोन। बाज़ दफ़ा होता है कि इंसान अपनी तन्हाई से भी खुशी महसूस करता है, ठीक है। डिनोटेटिव मीनिंग सॉलिटरी के क्या हैं जी? एक्साइटिंग अलोन, नॉट बीइंग विद अदर्स, ठीक है। इसका मतलब भी तन्हाई ही है, लेकिन इसमें खुशी वाली तन्हाई है और इसमें गम वाली तन्हाई है, ठीक है। कॉनोटेटिव मीनिंग जनरली न्यूट्रल, पॉजिटिव और सजेस्टिंग। उसका कॉनोटेटिव जो मीनिंग है इससे क्या एक हमें क्या वाइब्स आती हैं कि एक पॉजिटिव, न्यूट्रल या फिर पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं, ठीक है, लेकिन इसमें हमें नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं, ठीक है। और कनोटेशन और नुआंसेस को हम मजीद देखें तो द नुआंस डिफरेंस बिटवीन द वर्ड्स लोनली एंड सॉलिटरी विच हैव सिमिलर डिनोटेटिव मीनिंग। इनके डिनोटेटिव मीनिंग तो सेम है, तन्हाई, बट डिफरेंस कनोटेशन एंड इम्प्लीकेशन, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं जी लोनली, यही वर्ड को लेके चलते हैं। नुआंस क्या है लोनली का? इम्प्लाइज एन इमोशनल स्टेट वेयर द एब्सेंस ऑफ अदर इज पेनफुल और अनडिजायरेबल। कि ये जो लोनली वर्ड है, जो नुआंस है, इसको किस तरह जाहिर करता है कि ये इंसान बिल्कुल तन्हा होता है, ठीक है, यानी कि अपनों के होते हुए भी इंसान तन्हा हो, अपने पास ना हो, और उसके लिए ये तन्हाई बहुत ज़्यादा पेनफुल हो या अनडिज़ायरेबल हो, यानी कि वो तन्हा रहना ना चाहे लेकिन मजबूरन उसको तन्हा रहना पड़ रहा है। एग्जाम्पल सेंटेंस क्या? आफ्टर मूविंग टू अ न्यू सिटी, एक नए शहर मुंतकिल होने के बाद, शी ऑफन फेल्ट लोनली एंड मिस्ड हर फ्रेंड्स, वो खुद को तन्हा महसूस करती है और अपने दोस्तों को बहुत मिस करती है, ठीक है। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है वजाहत।
इंटरप्रिटेशन किसको बोलते हैं? एक न्यू वर्ड है तो मैं इधर लिख देती हूँ, इसका मतलब होता है जी वजाहत। ठीक है, द वर्ड लोनली कन्वेज हर इमोशनल डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस का मतलब होता है तकलीफ, जहनी तकलीफ, एंड लॉन्गिंग फॉर कंपेनियनशिप, के वो अपने जो दोस्त हैं अपनी दोस्ती के लिए वो अब उसको ख्वाहिश है कि वो दोबारा उनसे मिले जाके। ठीक है, उसके बाद सोलिटरी का देखते हैं नुआंस क्या है जी। सजेस्ट अ स्टेट ऑफ बीइंग अलोन दैट इज नॉट नेसेसरली नेगेटिव। ये भी एक तन्हाई की एक स्टेट है, हालत है, लेकिन ये नेगेटिव नहीं होती। ठीक है, बल्कि ये पीसफुल होती है। ठीक है, एग्जाम्पल सेंटेंस क्या है? ही इंजॉयड हिज सोलिटरी वॉक। वो अपनी तनहा वॉक को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही है इन द फॉरेस्ट, जंगल में। फाइंडिंग पीस इन द क्वाइट, यानी कि खामोशी में वो सुकून महसूस कर रही है। ठीक है, इंटरप्रिटेशन क्या है इसकी, हम वजाहत कैसे दे सकते हैं सोलिटरी की? द वर्ड सोलिटरी इंडिकेट्स अ पॉजिटिव chosen state where being alone is enjoyed and valued। ठीक है, आई होप आपको समझ आई होगी डिनोटेटिव मीनिंग और कोनोटेटिव मीनिंग क्या है, या कोनोटेशन क्या होती हैं। ठीक है, नुआंस क्या होता है। ठीक है, तो आपने ये चीज़ें आपने रटनी तो है ही नहीं, बस आपने जहन में रखना है कि ये चीज़ें क्या हैं। ठीक है, इनको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। ऐसे तमाम बच्चे जो बोर्ड को माशाल्लाह टॉप करना चाहते हैं या अच्छे नंबर स्कोर करना चाहते हैं, तो उन्होंने ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। ठीक है, अब इसको मैं फिल नहीं किया, आपको मैंने अच्छे से समझा दिया है, तो आप किसी की बुक से भी देख सकते हैं, आप खुद भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। हम करते हैं नेक्स्ट पेज अब। ओके जी, आगे देखते हैं। स्पेसिफाई पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोनोटेशंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। कहते हैं कि अब इसके पॉजिटिव और नेगेटिव कोनोटेशन देखिए, यानी कि दोनों का टू वर्ड्स हैं। ठीक है, उनका मतलब जो उनका डिनोटेटिव मतलब है, मीनिंग है, वो तो सेम है, लेकिन ये डिफरेंट कोनोटेशन को जाहिर करेंगे। ठीक है, ही स्टूड, गेज का मतलब क्या होता है और स्टेयर का मतलब, दोनों का मतलब होता है देखना, घूरना। ठीक है, लेकिन ये वाला जो पॉजिटिव इफेक्ट देगा और ये वाला जो नेगेटिव इफेक्ट देगा। ही स्टूड देयर एंड गेज्ड एट डैफोडिल्स। वो वहां खड़ा रहा। ठीक है, और वो डैफोडिल्स को देखता रहा। ठीक है, शी स्टेयर्स टू हर क्लास फेलोज, और इसका मतलब है कि वो अपनी क्लास फेलो को घूर रही थी। ठीक है, स्टेयर का जो है एक नेगेटिव कनोटेशन को जाहिर करता है। ठीक है, उसके बाद शाइन, चमकना, और ग्लेयर का मतलब भी होता है दमकना, चमकना, लेकिन इसमें थोड़ी तकलीफ महसूस होती है, इसके में हम खुशी महसूस करते हैं। द स्टार शाइन एट द नाइट। ठीक है, द स्टार, स्टार्स होना चाहिए, द स्टार्स, ज़्यादा जो सितारे हैं, शाइन एट द नाइट, रात को चमकते हैं। द सन वॉज ग्लेयरिंग इन माई आइज। जो सूरज है वो मेरी आंखों में चुभ रहा था या पड़ रहा था या चमक रहा था। जाहिरी बात तो ये है कि वो हमारी आंखों में सूरज की चमक ही पड़ती है, लेकिन हम उसको बोलेंगे ग्लेयरिंग, हम शाइन नहीं बोलेंगे। ठीक है, टू वर्ड्स बट सेम डिनोटेटिव मीनिंग बट डिफरेंट कनोटेशंस। होड़ का मतलब भी होता है जमा करना, कलेक्ट का मतलब भी होता है जमा करना। होड़ का मतलब होता है किसी चीज़ को मुनाफे की व्यू पॉइंट से हम ज़हीरा अंदोज़ी के मन में आएगा। ठीक है, ही होड़ ग्रेन्स टू अर्न प्रॉफिट। उसने जो ग्रेन्स हैं, अनाज को ज़हीरा किया, कलेक्ट किया, जमा किया प्रॉफिट हासिल करने के लिए। एंड शी कलेक्ट्स फ्लावर्स, उसने फूल कलेक्ट किए। ये देखिए कितनी एक स्वीट सी वाइब्स आ रही हैं इससे। ठीक है, आई होप आपको समझ आएगी। अब आ रहा है जी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। ठीक है, जिसको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। ठीक है, और बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, ठीक है, मैं आपके लिए मेहनत कर रही हूँ, चैनल भी मेरा न्यू है, तो मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, बल्कि मोटिवेशन की ज़रूरत है। यकीन करें मुझे बहुत खुशी होती है अगर कोई बच्चा मुझे कमेंट करे, ठीक है, या फिर लाइक करे। तो आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और अपने क्लास फेलोज के साथ शेयर भी करना है मेरे चैनल को। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस करना है सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माय कमिंग वीडियोस। तो अब हम देखते हैं कि ग्रामर आ गई है जी, फिगरेटिव लैंग्वेज इन द पोएम। ठीक है, फिगरेटिव लैंग्वेज का मतलब होता है जो कि पोइट्री में यूज़ की जाती है खूबसूरत बनाने के लिए पोएम्स को। ठीक है, पोइट्री को। तो सिमिली क्या होता है जी? सिमिली डेफिनेशन क्या है जी? अ फिगर ऑफ स्पीच दैट कंपेयर टू डिफरेंट थिंग्स यूजिंग द वर्ड लाइक और एज। हो सकता है ये आपने पहले पढ़ा भी हो कि ये एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है, ये स्पीच का एक ऐसा हिस्सा है, ठीक है, इंग्लिश स्पीच का, जिसमें दो चीज़ों को कंपेयर किया जाता है। किसकी मदद से? लाइक और एज की मदद से। सिमिली का मतलब लाइक और एज का यूज़। ठीक है, ये याद रखना है। और ये पेपर में आई होप के ज़रूर बोर्ड के पेपर में इसमें से MCQs इंक्लूड किया जाएगा। एग्जाम्पल इसकी देखते हैं। आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड। ठीक है, मैं बिल्कुल बादल की तरह घूमता फिरता रहा। ठीक है, एज का यूज़ हुआ तो ये क्या है जी? एक सिमिली है।
ठीक है। जो पोइट है उसने अपने आप को एक क्लाउड के साथ तशबीह दी है, इसको उर्दू में कहते हैं तशबीह, ठीक है। उसके बाद देखते हैं जी, अगर हम देखें द पोइट कंपेयर हिज लोनलीनेस टू अ क्लाउड, ठीक है। उसके बाद पर्सोनिफिकेशन हम देखते हैं जी। पर्सोनिफिकेशन का मतलब पहले भी मैंने आपको बताया था, समरी में भी। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है कि किसी नॉन ह्यूमन थिंग को ह्यूमन वाली खूबियाँ दे दी जाएं, ठीक है। कि हम किसी पौधे को, किसी जानवर को या किसी नॉन लिविंग थिंग्स को हम इस तरह बयान करें कि हम कहें कि ये तो इंसान जैसी क्वालिटीज़ हैं इसमें। जब हम पढ़ते हैं तो समझ आती है। अ फिगर ऑफ स्पीच दैट गिव्स ह्यूमन क्वालिटीज़ टू एनिमल्स, ऑब्जेक्ट्स और आइडियाज़। समझ आ गई कि हम ह्यूमन क्वालिटीज़ किसको दे देते हैं, एनिमल्स को, ऑब्जेक्ट्स और आइडियाज़ को भी दे सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स की देखते हैं। फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, ठीक है। जो फड़फड़ाना और डांस करना ब्रीज में, किसका, डैफोडिल्स का। डैफोडिल्स तो अब इंसान नहीं है, ठीक है, ना वो परिंदे हैं, तो डांस कौन करता है, इंसान करते हैं, ठीक है। तो डैफोडिल्स को कौन सी खूबी दी गई है, इंसान की, डांसिंग की, ठीक है। तो ये क्या है जी, एक पर्सोनिफिकेशन है, ठीक है। द डैफोडिल्स आर डिस्क्राइब एज इफ दे वर डांसिंग, ठीक है। उसके बाद हाइपरबोल हम देखते हैं। हाइपरबोल का मतलब होता है बेहद तारीफ कर देना, बड़ा बोल देना किसी के बारे में। अगर हम सिंपल वे में मैं आपको बताऊं तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एन एग्जैजुरेटेड स्टेटमेंट। एग्जैजुरेटेड का मतलब होता है कि बढ़ चढ़ कर बयान करना, ठीक है। स्टेटमेंट नॉट मेंट टू बी टेकन लिटरली, जो कि लफ्जी तौर पर अगर देखें तो वो सही नहीं होती, बस ऐसे ही किसी ने बात कर दी किसी की खूबसूरती बयान करने के लिए, या नेगेटिव वे में भी हाइपरबोल हो सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं तो आपको समझ आएगी। यूज्ड फॉर अ ग्रेट एम्फेसिस और फैक्ट, किसी चीज़ पर जोर देने के लिए। इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। 10,000 सा आई एट अ ग्लांस। जब शायर कहते हैं कि मैंने एक नज़र में 10,000 डैफोडिल्स देखे, ठीक है। तो अब शायर ने गिने तो नहीं है ना, वो बस उसको खूबसूरत लगे और उसको वो ज़्यादा लगे, ठीक है, क्वांटिटी में, तो उसने कह दिया 10,000। तो ये एक क्या था जी, हाइपरबोल था। एग्जैजुरेट का मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर बयान करना, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं जी मेटाफर। मेटाफर बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन क्या है, अ फिगर ऑफ स्पीच दैट डायरेक्टली रेफर्स टू वन थिंग बाय मैंशनिंग अनदर। जो सिमिली थी उसमें हमने एज या लाइक का यूज़ किया था, ठीक है। एक चीज़ को एज या लाइक के ज़रिए दूसरी के साथ तशबीह दी थी, लेकिन इसमें हम डायरेक्ट ही कह देते हैं, एक चीज़ को दूसरे की मानद करार दे देते हैं। अगर मैं एग्जांपल दूं तो अगर मैं कहूं कि मेरा बेटा शेर जैसा है, माई सन इज़ लाइक का लाइन, ठीक है। माई सन इज़ एज ब्रेव एज अ लाइन, ऐसे भी हो सकता है कि मेरा बेटा शेर जैसा बहादुर है। ये तो हो गया सिमिली। लेकिन अगर मैं कहूँ कि माई सन इज़ अ लाइन, मेरा बेटा शेर है, माई सन इज़ अ लाइन, डायरेक्ट बात होगी, ना एज आया ना लाइक आ गया, तो ये क्या हो गया जी, एक मेटाफर होगी, ठीक है। ओके जी, इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल फ्रॉम द पोइम है जी, दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई। यहाँ पर दे से मुराद है डैफोडिल्स, और फ्लैश अपॉन का मतलब है कि वो इस तरह उसके ख्याल में आते हैं, उसकी मेमोरी में आते हैं। दैट इनवर्ड आई, इनवर्ड आई का मतलब है कि पोइट की मेमोरी, ठीक है। पोइट की मेमोरी में जो डैफोडिल्स हैं उनका जो एक इमेज है वो बहुत ज़्यादा विविड है और बहुत अच्छा असर रखता है उनकी मेमोरी पर। द इनवर्ड आई इज़ अ मेटाफर, ये एक मेटाफर है फॉर द पोइट्स मेमोरी, ठीक है, और इमेजिनेशन, सजेस्टिंग दैट द मेमोरी ऑफ द डैफोडिल इज़ विविड एंड स्ट्राइकिंग। बहुत ज़्यादा तेज़ और अच्छा, विविड, वाजिया नज़र आने वाला असर है पोइट की मेमोरी पर, किसका, डैफोडिल्स का, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं जी एलिट्रेशन। एलिट्रेशन भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए, अपने जहन में रखनी है। एलिट्रेशन का मतलब है द रेपिटेशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड्स। कॉन्सोनेंट का पता ही होगा, ठीक है। कॉन्सोनेंट का मतलब होता है कि वॉवल के अलावा 5 होते हैं ना वॉवल वर्ड्स, उनके अलावा जितने भी हमारे ABC अल्फ़ाबेट हैं, सॉरी ए को छोड़ के BDGHLN, ठीक है, M, इस तरह के जितने भी होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो कहते हैं कि रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट किसी भी सेंटेंस में जब होती है और एक जैसी आवाज़ें प्रोड्यूस होती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, एलिट्रेशन। एलिट्रेशन किसकी रेपिटेशन होगी, कॉन्सोनेंट साउंड की, एट द बिगिनिंग ऑफ एडजेसेंट और क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स, ठीक है। एग्जाम्पल इसकी देखते हैं जी, बिसाइड्स द लेक, बीनीथ द ट्री। यहाँ पर ये वाला जो बी आया है और आगे फिर बी आया है, ठीक है। बिसाइड द लेक, बीनीथ द ट्री, तो ये कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस करती है ना, बी एक कॉन्सोनेंट है, तो ये क्या होगा, द रिपीटेड बी साउंड क्रिएट्स अ म्यूजिकल रिदम इनहेंसिंग द पोइम्स
ऑडिटरी अपील, ठीक हो गया, जो कि सुनने में, ऑडिटरी का मतलब होता है कि जो कि सुनने की तरफ हमें मतवज्जो करती है, ठीक है। उसके बाद एसोनेंस हम देखते हैं। एसोनेंस का मतलब क्या होता है जी? एसोनेंस होता है रेपिटेशन ऑफ वॉवल्स, एलिट्रेशन रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स, और रेपिटेशन ऑफ वावल्स को क्या हम बोलते हैं? एसोनेंस, ठीक है। द रेपिटेशन ऑफ वावल साउंड्स इन नियर बाय वर्ड्स, यानी कि नज़दीक नज़दीक जो वर्ड्स होते हैं किसी सेंटेंस में, उनमें एक जैसी वावल्स आएँ, ठीक है। अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी ओ, जैसे हो, गो, यहाँ पर फो की आवाज़ आ रही है, ठीक है। तो द रिपीटेड ओ साउंड क्रिएट्स अ हारमोनियस इफेक्ट, ठीक है, एडिंग द पोएम्स ओवरऑल म्यूजिकलिटी, ठीक है। उसके बाद देखते हैं जी इमेजरी। इमेजरी बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन क्या है? डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज, डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है वजाहती ज़बान है, दैट अपील्स टू द सेंसेस एंड क्रिएट्स मेंटल इमेजेस, जो कि हमारे सेंसेस को मुतवज्जो करती है और हमारे अंदर एक इमेज को पैदा करती है। पता है, बाज़ दफ़ा हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो उसका इमेज हमारे जहन में बनना शुरू हो जाता है। एग्जाम्पल फ्रॉम द पोएम क्या है? कॉन्टिन्यूस एज द स्टार्स दैट शाइन्स एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे। जब शायर बात करता है कि डैफोडिल्स मुझे ऐसे नजर आए जैसे कि सितारों भरा आसमान है, तो हमारे जहन में आसमान भी आएगा और सितारे भी आएंगे। आप मेरी बात सुन रहे हैं ना, तो आपके जहन में भी अब आसमान भी आ रहा होगा और तारे भी आ रहे होंगे। इसी को बोलते हैं इमेजरी, यूज ऑफ इमेजरी, ठीक है। विलियम्स यूजेस विजुअल इमेजरी टू डिस्क्राइब द डैफोडिल्स एज अ वास्ट ट्विंकली फील्ड, ठीक है, सिमिलर टू द स्टार्स। ओके, ये क्वेश्चन आंसर है। इस तरह के क्वेश्चन आंसर आपके पेपर में कभी भी इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। क्वेश्चन आंसर तो आपको वही आएंगे ना जो आपके एक्सरसाइज में पहले मैं आपको करवा चुकी हूँ, ठीक है, इससे पहली वीडियो में, तो इनको हम नहीं करेंगे, ठीक है। फिर भी अगर आप के टीचर्स आपको बोलें तो आप एक दफ़ा देख लीजिएगा की बुक से, ठीक है। ओके जी, बहुत इंपॉर्टेंट ये वाले हैं एमसीक्यूज, ये वाले पेपर में एमसीक्यूज आ सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले सिमिली के बारे में हमने पढ़ लिया। द बेबी स्किन वाज एज सॉफ्ट एज सिल्क। बेबी की स्किन सॉफ्ट होती है ना, तो उसको किससे तशबीह दी गई है जी? सिल्क से। और किसको लगा के? एज, इसकी जगह लाइक भी आ सकता था, ठीक है। उसके बाद पर्सोनिफिकेशन मैंने क्या कहा जी कि जो चीज़ें इंसान नहीं होती उसको इंसान जैसी खूबियाँ दे दी जाती हैं, जैसे द विंड डैश थ्रू द ट्रीज विस्परिंग सीक्रेट्स, यहाँ पर डांस्ड है, ठीक है। डांस्ड मतलब कि हवा डांस कर रही है, ठीक है। हाइपरबोल का मतलब हद से ज्यादा तारीफ करना। आई वाज सो हंग्री, मैं इतना भूखा था। आई कुड ईट अ हॉर्स, कि मैं एक घोड़े को भी खा जा सकता हूँ, ठीक है। तो देखें, ये एक हाइपरबोल ही हो सकता है, वैसे घोड़ा कौन खा सकता है, ठीक है, वो भी पूरे का पूरा, ठीक है। इमेजरी क्या है जी? द स्काई वॉज पेंटेड विद ह्यूज ऑफ पिंक एंड ऑरेंज एज द सनसेट, ठीक है। जब सनसेट होता है तो कैसे आसमान होता है ना, जर्दी माइल होता है और पिंकिश पिंकिश होता है, तो इस तरह वो बयान कर रहे हैं, किसका? इमेजरी का बयान कर रहे हैं। मेटाफोर क्या होती है जी? जिसमें डायरेक्ट किसी चीज को किसी की मानत करार दिया जाता है, एज या लाइक का यूज नहीं किया जाता। टाइम इज अ ग्रेट हीलर, ठीक है, कि यानी कि वक्त के साथ इंसान के जख्म भर जाते हैं। टाइम इज अ ग्रेट हीलर, ठीक है। यहाँ पर ये है इसका आंसर। एसोनेंस क्या होता है जी? मैंने आपको बताया, एसोनेंस होता है जी जो वावल साउंड्स का बार बार रिपीट होना। द लेजी कैट सैट ऑन अ मैट, कैट सैट मैट, यहाँ पर ए रिपीट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद एलिट्रेशन देखते हैं जी। एलिट्रेशन का मतलब कॉन्सोनेंट साउंड का बार बार रिपीट होना। द कोल्ड क्रिस्प क्लीन स्नो क्रंच्ड अंडरफुट, ठीक है। यहाँ पर सी 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 और यहाँ पर क्लीन का भी सी आएगा, तो ये बन जाएगा एलिट्रेशन। उसके बाद हम देखते हैं कि एक और चीज़ है, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये जी, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में भी हो सकता है इसके बारे में कुछ पूछ लें, लेकिन यूफिमिज्म एंड ऑक्सीमोरोन, 2 न्यू वर्ड्स हैं, ठीक है। आपने बस इनका कॉन्सेप्ट लेना है, ठीक है। परेशान नहीं होना कि ये क्या चीज़ें टीचर करवा रही हैं, लेकिन आपने, मैं नहीं चाहती कि आप कुछ भी छोड़ें, ठीक है। और यूफिज्म हम देखते हैं क्या है जी। यूफिज्म का अगर मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं कि बाज़ दफ़ा होता है कि हमें किसी को डांटना पड़ जाता है या किसी के साथ मजबूरी होती है, हमने उसके साथ हार्श वर्ड बोलने होते हैं, ठीक है, किसी को सबक सिखाने के लिए, ठीक है। तो हम ऐसे अल्फाज का चुनाव करें जिस से उसको कम से कम तकलीफ हो, जिससे हमारा मकसद भी पूरा हो जाए, ठीक है, और जिससे सामने वाले को तकलीफ भी कम हो। कम हार्श वर्ड्स को यूज़ करना, ठीक है। यूफिज्म इज़ अ माइल्ड और इनडायरेक्ट वर्ड और एन एक्सप्रेशन। सब्स्टिट्यूटेड का मतलब होता है ऐसे वर्ड को सब्स्टिट्यूट करो, हार्श वर्ड की बजाय माइल्ड वर्ड को सब्स्टिट्यूट करो, यानी उनकी जगह माइल्ड वर्ड को यूज़ करो। फॉर वन कंसिडर टू बी हार्श और ब्लंट, यानी कि मुंह फट ना हो जाओ, व्हेन रेफरिंग टू सम
थिंग अनप्लेजेंट और एम्बैरसिंग, कोई ऐसी चीज़ जो किसी के लिए अनप्लेजेंट एम्बैरसिंग हो सकती है, को बयान करने के लिए यूफिमिज्म का यूज़ करो, यानी कि हल्के अल्फाज रखो अपने, ठीक है। एग्जाम्पल देखें जी, जैसे पास्ट अवे होता है ना, कोई फोत हो गया, मर गया, तो हम कहते हैं इंस्टेड ऑफ डाइड, डाइड कहेंगे तो इतना अच्छा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, पास्ट अवे का मतलब तो वही है, लेकिन ये एक पोलाइट वर्ड है, ठीक है। लेट गो इंस्टेड ऑफ फायर्ड, अगर आप कोई बॉस हैं, ठीक है, आप किसी एम्प्लॉय से रजा नहीं है सेटिस्फाई उसकी कारकर्दगी से, आपने इसको फायर करना है, निकालना है काम से, तो आप लेट गो का इस्तेमाल करें इंस्टेड ऑफ फायर, ठीक है। सीनियर सिटीजन इंस्टेड ऑफ ओल्ड पर्सन, अगर हम किसी को बुढ़ा या हम बोलेंगे ओल्ड पर्सन तो इतना अच्छा इंपैक्ट नहीं आएगा, लेकिन हम कहेंगे सीनियर सिटीजन तो ये एक बड़ा पोलाइट और अच्छी वाइब्स देगा, ठीक है। तो सीनियर सिटीजन इंस्टेड ऑफ ओल्ड पर्सन, ठीक है, ये किसका यूज़ है जी, ये यूफिमिज्म, ठीक है, का इस्तेमाल है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं जी, नीचे भी वही चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है, जो मैंने पहले बयान की हैं, ठीक है। उसके बाद ये है जी, ऑक्सीमोरोन क्या है, एन ऑक्सीमोरोन इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच दैट कंबाइंस कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स विद अपोजिट मीनिंग। कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स का मतलब होता है दो ऐसे अल्फाज जिनके मीनिंग बिल्कुल मुख्तलिफ हो और उनको जोड़ दिया जाए, ठीक है, और उनके मीनिंग भी मुख्तलिफ हों, ठीक है, ये होता है ऑक्सीमोरोन, ठीक है। और ये एक ड्रामेटिक अफेक्ट को पैदा करने के लिए किया जाता है, जैसे ड्रामाज और लिटरेचर लिखा जाता है, नॉवेल्स लिखे जाते हैं, इस तरह की चीज़ों में हम डेली जो हमारी लाइफ है इसमें इस तरह के वर्ड्स कम ही यूज़ होते हैं, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल देखें, बिटर स्वीट्स। अब स्वीट्स क्या होती है, मिठाई, मीठी चीज़ें, और बिटर का क्या मतलब, बिटर स्वीट्स, ठीक है। उसके साथ हो गया जी डेफनिंग साइलेंस, बहरी खामोशी, खामोशी तो ठीक है, अब डेफनिंग का लिखने का क्या मतलब है, बस ये एक ऑक्सीमोरोन है, ठीक है, एक लिटरेरी टर्म है, बस आपने देख लेना है इसको। जंबो का मतलब होता है बड़ा और श्रिम्प का मतलब होता है छोटा, जंबो श्रिम्प, ये भी किसकी एग्जाम्पल है जी, ऑक्सीमोरोन की। ऑक्सीमोरोन इज यूज टू क्रिएट अ ड्रामेटिक इफेक्ट, ठीक है। ओके जी, दो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आगे आई है जी, वो है जी कंपाउंड प्रेपोजिशंस, ठीक है। जो प्रेपोजिशंस होती हैं ना, जिस तरह एट, फॉर, टू, ऑफ, ऑन, अंडर, ठीक है, इसके साथ कोई और वर्ड भी हम साथ लगा दें, ठीक है, तो टू या टू से ज़्यादा भी वर्ड्स हो सकते हैं, लेकिन वो एक ही प्रेपोजिशन के तौर पर इस्तेमाल किए जाएंगे। जैसे इसकी एग्जांपल देखें, अकॉर्डिंग टू, इसका मतलब होता है एज स्टेटेड बाय, जैसा कि बयान किया गया है। इसकी एग्जांपल क्या है, अकॉर्डिंग टू द टीचर, टीचर के हिसाब से, जैसे टीचर ने बयान किया है, द टेस्ट विल बी हेल्ड नेक्स्ट वीक, टेस्ट अगले वीक लिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्या है जी, कंपाउंड प्रेपोजिशन है, ठीक है। उसके बाद ड्यू टू का मतलब होता है की वजह से, इसका मतलब बिकॉज ऑफ द मैच वाज कैंसल ड्यू टू हैवी रेन, ठीक है। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है सामने, बिफोर और अहेड ऑफ समथिंग, ठीक है। द कार इज पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ द हाउस, कार जो है वो हाउस के सामने पार्क की गई। ये वाली चीज़ें आपने याद करनी है, सेंटेंसेस भी इनके याद करने आपने ज़रूर, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं जी ये वाले आगे, ऑन बिहाफ ऑफ, दिस मीन्स रिप्रेजेंटिंग समथिंग, ठीक है, यानी किसी की तरफ से कुछ चीज़ लेना। शी एक्सेप्टेड द अवार्ड ऑन बिहाफ ऑफ हर टीम, उसने अपनी टीम की तरफ से अवार्ड को एक्सेप्ट किया। इन एडिशन टू, दिस मीन्स अलॉन्ग विद, यानी कि इन एडिशन टू का मतलब होता है के अलावा। इन एडिशन टू हिज स्टडीज, पढ़ाई के अलावा ही आल्सो प्लेस फुटबॉल, वो फुटबॉल भी खेलता है। इन स्पाइट ऑफ का मतलब क्या होता है, दिस मीन्स डिस्पाइट, के बावजूद। इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद। इन स्पाइट ऑफ द कोल्ड वेदर के बावजूद दे वेंट फॉर अ वॉक, वो वॉक पर चले गए, ठीक है। ओके जी, आगे हम देखते हैं सेंटेंस एंड अंडरलाइन। रीड द सेंटेंस एंड अंडरलाइन द कंपाउंड प्रेपोजिशन, अब आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पर है जी अकॉर्डिंग टू, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल द मीटिंग स्टार्ट एट 10 AM, यहाँ पर इन फ्रंट ऑफ द लाइब्रेरी, यहाँ पर ऑन बिहाफ ऑफ हर मैनेजर, बहुत आसान है, आप पढ़िएगा तो समझ आएगी आपको, ठीक है। ड्यू टू द हैवी रेन, यहाँ पर इन एडिशन टू हिज academic work he participates in sports। in spite of, यहाँ पर in spite of क्या है जी, एक कंपाउंड प्रेपोजिशन है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू, ये वाले सेंटेंसेस आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। शी डिड एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू द रूल्स, अकॉर्डिंग टू यहाँ पर एक कंपाउंड प्रेपोजिशन है। इन फ्रंट ऑफ द कार इज इन फ्रंट ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है। कार कहाँ है जी, हम कह सकते हैं द कार इज पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है। ऑन बिहाफ ऑफ, दे स्पोक इन बिहाफ ऑफ द होल क्लास, वो पूरी क्लास की तरफ से बोल रहे थे, रिप्रेजेंट कर रहे थे पूरी क्लास को। ड्यू टू, आई वॉज लेट ड्यू टू रेन,
इन एडिशन टू राइटिंग शी कैरिड आउट गुड वर्क, ठीक है। उसके बाद इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है बावजूद, इन स्पाइट ऑफ द पेन ही कंप्लीटेड हिज टास्क, उसने अपना टास्क को कंप्लीट किया, ठीक है। उसके बाद आता है जी प्रेपोजिशनल फ्रेजेस क्या होती हैं जी। अ प्रेपोजिशनल फ्रेज कंसिस्ट ऑफ प्रेपोजिशन फॉलोड बाय अ नाउन, अ प्रनाउन और अ नाउन फ्रेज। कहते हैं एक जो प्रेपोजिशन फ्रेज होती है वो प्रेपोजिशन फ्रेज में जो प्रेपोजिशन है वो किससे पहले आती है, नाउन के पहले, प्रोनाउन के पहले या फिर नाउन फ्रेज से पहले। नाउन फ्रेज का मतलब क्या है कि द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन, यानी कि प्रेपोजिशन के आगे उसका ऑब्जेक्ट भी होता है, ठीक है। विच प्रोवाइड्स एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द टाइम एंड लोकेशन, डायरेक्शन, कॉज, मैनर और कंडीशन, ठीक हो गया। आगे एग्जाम्पल देखते हैं, आपको समझ आएगी। प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन, इसका स्ट्रक्चर है। टाइम के लिहाज से देखते हैं, बिफोर वी शुड डिस्कस द प्लान बिफोर द मीटिंग। यहाँ पर ये है जी, आपको समझ आएगी ये क्या है, ये प्रेपोजिशन है और ये प्रेपोजिशन का क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर सिर्फ प्रेपोजिशन लगा दी जाए वी शुड डिस्कस द प्लान बिफोर, तो इसका तो कोई मीनिंग नहीं रहेगा, ठीक है। वी शुड डिस्कस द प्लान बिफोर द मीटिंग, ठीक है। उसके बाद ड्यूरिंग, शी लाइक्स टू ट्रैवल ड्यूरिंग द समर, वो पसंद करती है समर में ट्रैवल करना, ठीक है। तो ड्यूरिंग द समर, ड्यूरिंग क्या है, एक प्रेपोजिशन है और द समर उसका ऑब्जेक्ट है, और इस सारी को हम क्या बोलते हैं, ड्यूरिंग द समर एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है। लोकेशन के बारे में अगर बात करें, इन और ऑन, दे हैड अ पिकनिक इन द पार्क, ठीक है। इन द पार्क क्या है, प्रेपोजिशनल फ्रेज है। द कीज और ऑन द टेबल एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है। ओके जी, अब डायरेक्शन के बारे में देखते हैं प्रेपोजिशनल फ्रेज को। ही वेंट टू द स्टोर, यहाँ पर प्रेपोजिशनल फ्रेज है। दे वॉक टूवर्ड्स द माउंटेन, ठीक है, वो माउंटेन की तरफ गए, वॉक की उन्होंने, ठीक है। टूवर्ड्स द माउंटेन यहाँ पर आएगा। कॉज को अगर बयान करना हो, द गेम वॉज पोस्टपोन्ड बिकॉज ऑफ द रेन प्रेपोजिशनल फ्रेज है। यहाँ पर ही वॉज एबसेंट ड्यू टू हिज इलनेस, कि वो एबसेंट है किसकी वजह से, अपनी इलनेस की वजह से, ये वाली प्रेपोजिशनल फ्रेज है। मैनर के लिहाज से देखें, शी ग्रीटेड हिम विद अ स्माइल, वो उससे स्माइल के साथ मिली, अपने चेहरे पर उस मुस्कुराहट के साथ मिली। विद अ स्माइल, यहाँ पर प्रेपोजिशनल फ्रेज है। द इन्विटेशन वाज डिलीवर्ड बाय हैंड, यहाँ पर बाय हैंड है जी प्रेपोजिशनल फ्रेज। कंडीशन, इन केस ऑफ फायर यूज द इमरजेंसी एग्जिट, इन द इवेंट ऑफ द एन इमरजेंसी कॉल 112, ठीक है। ओके जी, आगे हम देखते हैं यूजेज इन सेंटेंसेस। एडजेक्टिव फ्रेज में ये कैसे यूज होती है। दीज प्रेपोजिशनल फ्रेज डिस्क्राइब नाउन्स, और ये नाउन को बयान करती हैं प्रेपोजिशनल फ्रेज जो होती हैं। द बुक ऑन द शेल्फ, यहाँ पर ऑन द शेल्फ है ना, द बुक ऑन द शेल्फ, ये क्या है, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है। किसको बयान करेगी, ये नाउन को बयान करेगी। द बुक ऑन द शेल्फ इज इंटरेस्टिंग, ठीक है। इंटरेस्टिंग क्या होता है, ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है। द बुक नाउन है, ऑन द शेल्फ क्या है, एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है। इंटरेस्टिंग क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। एडजेक्टिव फ्रेज बन गई है जी, ठीक है। द बुक ऑन द शेल्फ इज इंटरेस्टिंग, जो बुक शेल्फ पर रखी है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। द बॉय विद रेड हैट इज़ माई ब्रदर, रेड हैट के साथ जो लड़का है वो मेरा ब्रदर है, ठीक है। एडवर्ब फ्रेज कैसे होती है, दीज फ्रेजेज डिस्क्राइब वर्ब्स, एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स, ये किसको बयान करती हैं, ये वर्ब को मॉडिफाई करती हैं, एडजेक्टिव को, या फिर अदर एडवर्ब्स को भी कर सकती हैं, ठीक है। नाउन को नहीं करेंगी। शी सेंग विद जॉय, उसने खुशी के साथ गाया, यहाँ पर किसको मॉडिफाई किया जा रहा है जी, जॉय क्या है, ये एक विद जॉय, ये एक एडवर्ब है, और उसने खुशी से गाया। किसको मॉडिफाई किया है, ये वर्ब को मॉडिफाई किया है, ठीक है। ही अराइव्ड आफ्टर स्कूल, वो स्कूल के बाद आया, ठीक है। और उसके बाद लिखा गया है कि ये चीज़ों को ज़्यादा गलत करके और बहुत ज़्यादा एग्जैजुरेट करके नहीं लिखना जब भी आपने सेल्फ राइटिंग करनी है, ठीक है। आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगी। हम टू द पॉइंट बात करते हैं जी। अब ये लास्ट वाला टॉपिक है, रीड ईच सेंटेंस अंडरलाइन द प्रेपोजिशनल फ्रेज देन राइट वेदर इट इज़ एन एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज। द बुक ऑन द शेल्फ इज़ माइन, ठीक है, ये क्या है जी, एडजेक्टिव फ्रेज है, ठीक है। ऑन द शेल्फ, शी रिसाइटेड विद ग्रेस, ग्रेस किसको मॉडिफाई कर रहा है जी, रिसाइटेड को। किस तरह रेजिटेशन हो रही है, ये एडवर्ब फ्रेज है। दे ट्रैवल टू द माउंटेन्स, ये एडवर्ब फ्रेज है। द कैट अंडर द टेबल इज स्लीपिंग, एडजेक्टिव फ्रेज है। ही अराइव्ड आफ्टर डिनर, ये क्या है जी, एडवर्ब फ्रेज है, ठीक है। द पेंटिंग ऑन द वॉल इज ब्यूटीफुल, एडजेक्टिव फ्रेज है, ठीक है। उसके बाद यूज द गिवन प्रेपोजिशन
फ्रेजेस टू क्रिएट योर ओन सेंटेंसेस इन द मॉर्निंग, बहुत आसान है। आई वॉक इन द मॉर्निंग, कुछ भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अंडर द बेड, द बुक इज अंडर द बेड, द कैट इज अंडर द बेड, ठीक है। विद अ स्माइल, ही वेलकम द गेस्ट विद अ स्माइल, ठीक है। उसने अपने मेहमानों को बड़ी मुस्कुराहट के साथ उसने खुश आमदीद कहा। आफ्टर द गेम दे वेंट होम, गेम के बाद वो घर चले गए। ऑन द रूफ द चाइल्ड थ्रू बॉल ऑन द रूफ, बच्चे ने छत पर बॉल फेंकी, ठीक हो गया। यहाँ पर होता है एंड। अगर आपको ये मेरी एफर्ट अच्छी लगे तो आपने ज़रूर चैनल को बच्चों सब्सक्राइब करना है, ठीक है, लाइक करना है और कमेंट करना है, ताकि मुझे पता चले कि जो मैं एफर्ट कर रही हूँ उसका फ़ायदा भी हो रहा है या नहीं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।